नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए गोपाल दास व्यास जी की एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी पत्नी भली तो हैं लेकिन। तो चलिए कहानी का आनंद उठाइए। शीर्षक बिल्कुल अलग सा है, कहानी भी अलग ही होगी। किसी और की बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो सचमुच अपनी पत्नी का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। यूँ जन्म मुझे अपनी माँ से मिला है, पालन पोषण और संस्कार भी शायद उन्हीं से प्राप्त हुए होंगे, पर इस बात को आज सबके सामने स्वीकार करने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि जहाँ तक मेरे आदमी बनने का प्रश्न है, वह मुझे मेरी बहू माता ने ही बनाया है। मैं उन्हीं का बनाया आदमी हूँ। वे न होती तो मैं आज कहीं का ना होता। आज उन्हीं की कृपा से मैं एक लंबे चौड़े ससुराली कुटुंब का जीजा और उनके मोहल्ले भर को साला बनाने योग्य हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगर मेरे पूज्य पिताजी ने मेरी शादी न करने का फैसला बिना मुझसे पूछे ही कर लिया होता तो कवि, लेखक और पत्रकार बनना तो दूर, मैं स्वयं अपने बच्चों का पिता बनने से भी रह जाता। यह सब कुछ उन्हीं का प्रसाद है कि समाज में आज मेरे लिए भी पैर टिकाने की जगह है। सोसाइटी में कभी कभी मुझे भी सभ्य समझ लिया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में रहने को एक टीन भी किसी कदर किराए पर मिली हुई है। क्या बात कहूँ मैं उनकी, भगवान हजारी उम्र करें उनकी। वे सचमुच इतनी भली हैं कि जब से हुजूर ने हमारे घर को रौनक अफरोज फरमाया है, हमें तो सिर्फ आराम करने के सिवा कोई काम ही नहीं रह गया। झाड़ा बुहारा घर, धुले धुलाए कपड़े, पका पकाया खाना, बिछी बिछाई खाट और बिना मांगे पानी जब आदमी को अनायास ही मिलने लगे तो उसे महाकवि घाघ के शब्दों में वहाँ छाड़ यही वे बैकुंठा नजर आने लगता है। हमारी क्लीन शेव सूरत, सजी संवरी देह और सलीके के कपड़ों को देखकर मित्र लोग हैरान होते हैं कि इस बचिया के ताऊ में इतनी अक्ल कहाँ से आ गई, मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि यह तो किसी और का ही वरद हस्त है, जिसने हमारे ऊपर गिरने वाले अभावों के गिरि गोवर्धन को अधर ही में थाम रखा है। उनके श्री चरणों का सुस्पर्श पाकर सच कहूँ इस घर की दुनिया ही बदल गई है। घर के बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, चित्र, किताबें, यह समझिए कि घूरे से लगने वाले इस घर का सारे का सारा वातावरण ऐसा दमक उठा है मानो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन हो। अब हमें न तो रुमाल की खातिर सारी अलमारी उलट देनी पड़ती है और न कविता के कागजों की तलाश में ताक से लेकर कूड़े के कनस्तर तक की दौड़ लगानी पड़ती है। हर एक चीज़ कायदे से अपने समय पर इस सफाई और सुंदरता के साथ स्वयं होती चलती है कि हम तो अपनी होम गवर्नमेंट की इस शासन कुशलता पर दंग रह जाते हैं। शादी के पहले जब हम इन्हें पसंद करने गए थे, हालांकि वह हमारी हद दर्जे की बेवकूफ़ी थी, तब सपने में भी यह ख्याल नहीं आया था कि इसी सीधी सादी दुबली पतली छरहरी गऊ सी लड़की में इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और ये गुल भरे होंगे। परंतु आप जानते हैं कि आदमी अपने प्रकृति से बैल और कलाकार नाम का प्राणी वास्तव में बिल्कुल बछड़े के समान होता है। दुर्भाग्य से वह कहीं हिंदी का कवि भी हो तो बस खैर नहीं, समझो कि करेला और नीम चढ़ा। इस बिना सींग के पशु को यह समझिए बंधन जरा भी नहीं सुहाते। उसे घेर घेर कर खूंटे की ओर लाइए, वह उछल उछल कर उससे वैसे ही दूर भागता है जैसे महावीर विक्रम बजरंगी का नाम सुनते ही भूत भाग उठते हैं। यही हाल कुछ मेरा भी समझ लीजिए।
वह घेर घेर कर लाती हैं और मैं बिदक बिदक कर भाग खड़ा होता हूँ। उन्होंने मेरे 8 पहर 64 घड़ी का एक निश्चित टाइम टेबल बना छोड़ा है कि 6 बजे उठो, और यह भी कोई बात है कि रोज नहाओ, इस वक्त अखबार पढ़ो और इस वक्त चाय पियो, खाना ठीक 9:30 बजे, फिर 15 मिनट का रेस्ट और फिर सीधे चलो अपने काम पर। और देखो, दफ्तर से ठीक 5:30 बजे न लौटे तो खैर नहीं, भूख हो या न हो, आते ही नाश्ता, फिर गपशप, रेडियो और ब्यालू। खबरदार जो रात को 9 बजे के बाद घर के बाहर पैर भी रखा। नींद न आए, घड़ी पर 90 डिग्री का एंगल बनते ही आंखें बंद कर लेनी पड़ती हैं। आप ही बताइए कि विषुवत रेखा की पूंछ से बंधे इस गर्म देश में क्या कहीं रात को जल्दी सोया जा सकता है? या सुबह तड़के भीनी भीनी ठंडी बयार बह रही हो तो कहीं उठने को दिल करता है? अपनी बात तो मैं कहूँ कि सुबह सवेरे जब मैं 3-3 तकियों को जांग, बगल और सिर को नीचे दबाए सोता हुआ जागता या जागता हुआ सोता रहता हूँ, तब मेरे पास और कि तो चले क्या, स्वयं नेहरू जी भी आए और खुद अपने हाथों से मुझे उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनने का निमंत्रण भेंट करने लगे तो यकीन मानिए उस समय खटिया छोड़ने पर मैं किसी भी तरह राजी नहीं हो सकता। उस वक्त या तो मैं जवाब देना ही पसंद नहीं करूँगा, अगर लाचारी से कुछ कहना ही पड़ा तो बिना आंखें खोले यही कहूँगा, जाइए जाइए महाशय, आधी उम्र जेल में गुजारने वाले तुम इस शैया सुख को क्या पहचानो? अरे जो सुख राज में न पाट में, सो सुख आवे खाट में। लेकिन आप जानते हैं कि नेहरू जी को नाराज करना आजकल आसान है, पर अपनी लड़की के भावी लड़के की होने वाली नानी को नाराज करना हंसी खेल नहीं, क्योंकि एक तो नेहरू जी आसानी से रूठने वाले नहीं, और रूठे भी तो अधिक से अधिक एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीच दे देंगे। मगर यह जो हमारी दिन में 99 बार नैहर की तुरप चलाने वाली नवेली हैं, यदि कहीं सवेरे सवेरे रूठ गई तो समझ लीजिए दिन भर की खैर नहीं। भगवान झूठ ना बुलवाएं, पहले हम बहुत सच्चे और नेक आदमी थे, लेकिन अब उनकी रोज रोज की सख्ती और समय की पाबंदी ने नाहक हमें गुनाह करना और झूठ बोलना सिखा दिया है। आप ही कहिए कि दफ्तर से रोज रोज कहीं सीधे घर आया जा सकता है? कभी रास्ते में ये मिल जाते हैं, कभी वे। क्लब, गोष्ठी, समाज और रेस्तरां की तो बात छोड़िए, कभी कभी तो सीधे घर जाने की बजाय कबड्डी या गिल्ली डंडा खेलने को ही मन मचल उठता है। लेकिन एक हमारी ये है कि हमें महीने में 2-4 दिन भी ऐसी छूट देने को तैयार नहीं। परिणाम स्वरूप हमें आखिर अपने सदा सहायक झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। कभी कहते हैं कि दफ्तर में काम अधिक था, कभी कहते हैं कि रास्ते में साइकिल पंचर हो गई, और कभी कहना पड़ता है कि हे जग्गू की जीजी, आज तो बस तुम्हारे पुण्य प्रताप से जिंदा बचा हूँ, वरना वह एक्सीडेंट होता कि इस वक्त को हमारे कारनामे धर्मराज की अदालत में खुल रहे होते। ऐसी बात नहीं कि स्वयं उनमें इन बातों को सोचने समझने की अक्ल न हो। घर बाहर पास पड़ोस का जो उनको मिलता है, उनकी सूक्ष्म बुद्धि की तारीफ करता नहीं अघाता। हमें भी उनके पीछे पीछे यह मान लेने में कोई ऐतराज नहीं कि जहाँ तक तुलना का प्रश्न है, यह जो बुद्धि नाम की चीज़ है, वस्तु है, दरअसल उनके हिस्से में ईश्वर के पक्षपात से हमसे अधिक ही आई है। लेकिन इनका मतलब यह तो नहीं कि हम नीरे बुद्धू हैं, पर क्या कहें, वे मुंह से तो कभी इन मनहूस शब्द का प्रयोग नहीं करती, लेकिन अपने आचरण और इशारों से मुझे इस बात का आभास कराती ही रहती हैं कि इससे कुछ अधिक या पृथक भी नहीं हूँ। आप ही सोचिए, मैं पढ़ा लिखा, अच्छा खासा
लंबा तंदुरुस्त आदमी कहीं बेवकूफ़ हो सकता हूँ, लेकिन उनसे कोई इस बात को कह के तो देखे। वे मुझे अक्लमंद मानने को कतई तैयार नहीं। उनका पक्का विचार है कि मैं सचमुच ऐसा भोंदू हूँ कि कुंजड़िनें मुझे आसानी से ठग सकती हैं। दर्जी मेरा कपड़ा मज़े में खा सकता है। हर दुकानदार मुझे आराम से लूट सकता है। सफ़र में मेरी जेब काटी जा सकती है और जाने मेरा क्या क्या नहीं हो सकता। उनके विचार से घर से बाहर अकेले में कहीं भी निरापद नहीं हूँ। न जाने कब मुझे और कुछ नहीं तो किसी की नज़र ही लग जाए। न जाने कब मुझे कहीं कोई बहका ही ले। पता नहीं कब मुझे बुखार ही आ जाए तो। और जी आजकल किसी का ठिकाना है। कोई कहीं मुझ पर जादू टोना कर बैठे तो वे बस बैठी ही रह जाएंगी कि नहीं। इसलिए वह सदा छाया की तरह मेरे साथ लगी रहती हैं। मैं गृहस्थी की गाड़ी का ड्राइवर भले हूँ, मगर यह गाड़ी बिना उनके व्हिसल हरगिज नहीं रेंग सकती। खुद मैं अपने आप को कोई कम होशियार और किसी से कम फितना नहीं समझता, लेकिन वे मुझे सिर्फ भोला और भुलक्कड़ ही कहकर कृतार्थ करती हैं। कभी कभी तो मैं उनसे मजाक में कह भी देता हूँ कि सुनो, तुम तो नाहक ही मुझसे शादी करके पछताई। इस पर जब वे आंखें तरेरने लगती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा बताओ, मुझ में और तुम्हारे बड़े लड़के में, तुम्हारी समझ में क्या मौलिक अंतर है। लेकिन मुश्किल यह है कि इन बुद्धिमानी के प्रश्नों से मेरी अक्लमंदी उनकी निगाह में कभी भी सही नहीं उतरती। कभी कभी जब सिर फिरे अखबारों में नारियों की आज़ादी के समर्थन का आंदोलन देखता हूँ तो मुझे बड़ा क्षोभ होता है। इन अक्ल के मारे संपादकों, पत्रकारों और लेखकों तथा बयानबाज नेताजी से कोई पूछे कि आज परतंत्र नारी है या नर। कौन कहता है कि आज नारी गुलाम है? गुलाम तो बेचारा आदमी है। दूर क्यों जाते हो? खुद मुझे ही देख लो ना। मुझ जैसी सुशिक्षित, समझदार, भले घर की, सबका मान सम्मान करने वाली सदगृहस्थ पत्नी हर एक को मुश्किल से ही नसीब होगी। लेकिन मैं ही जानता हूँ कि अपने घर में अपनी सहेलियों और मायके वालों का सत्कार करने में वे कितनी स्वतंत्र हैं, और अपने ही घर में अपने मित्रों और उनके अनचाहे रिश्तेदारों की आवभगत करने में मैं कितना परतंत्र हूँ। कहने का मतलब यह है कि वे लाखों से भली हैं, नेक हैं, खुशदिल हैं और उदार प्रकृति की भी हैं, लेकिन तभी तक जब तक मैं उनकी समझ के दायरे के अंदर बिना कान पूंछ हिलाए चलता रहता हूँ। अगर कहीं उनकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा, नहीं पत्नी रेखा का अतिक्रमण करके अपने पत्नी व्रत धर्म से मैं जरा भी डिगने लगता हूँ तो समझ लीजिए मेरी पुश्तैनी रियासत पर सरदार पटेल की नज़र पड़ी। अब पड़ी। मैं शौक से बाजार जाऊँ, ठाठ से सिनेमा देखूँ, मज़े से सैर करता रहूँ, लेकिन मेरा पथ तभी तक सुरक्षित समझिए कि जब तक या तो वे साथ हों या उनकी आज्ञा की लालटेन मेरी राह के अंधकार को दूर कर रही हो। क्योंकि बिना आज्ञा के बाजार जाना आवारागर्दी, सिनेमा देखना पाप और सैर करना महान मूर्खता है। इन अपराधों का दंड भी कोई साधारण नहीं मिलता। आंसुओं के महासागर में डुबकियां लगाने से लेकर तन्हाई तक की सज़ा उनके पीनल कोड में दर्ज है। इतना ही नहीं, जुर्म संगीन होने पर कभी कभी तो तन्हाई के साथ साथ राशन पानी भी बंद कर दिया जाता है। अभी अभी एक और एटम बम उनके हाथ लग गया है। अब तो बाजार सिनेमा की तरफ रुख करते ही हमारी पॉकेट मार ली जाती है और वह शरणार्थी बनाकर छोड़ दिया जाता है कि हमारी जेब में बस भाड़े तक को पैसे नहीं होते। उनकी भलाइयों और उनके साथ लगे हुए इस लेकिन के किस्से कहाँ तक बयान करूं। हाल यह है कि घर में भोजन अच्छे से अच्छा बनता है,
मगर वह होता है सब कुछ उनकी रुचि का। कपड़े मुझे अच्छे से अच्छे पहनने को मिलते हैं, लेकिन मेरी पसंद के बारे में मुझसे कभी एक शब्द भी नहीं पूछा जाता। मेरे घर में बढ़िया से बढ़िया क्रॉकरी है, एक से एक आला चित्र हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन कसम ले लीजिए, रेडियो से लेकर आलू छीलने की मशीन तक में मेरी सलाह और समझदारी का रत्ती भर भी साझा नहीं। सही बात तो यह है कि कभी विवाह के समय जब हम दोनों ने सप्तपदी के फेरे लगाए थे, उनमें मैं भले ही थोड़ी देर को आगे रहा हूँ, आज तो वे मुझे आगे निकलने ही नहीं देती। अब तो खरीदे हुए घोड़े की तरह बिना कान पूंछ हिलाए मुझे उनके इशारों पर ही चलना है। राजी से चलूं या नाराजी से, चलना मुझे उनके इशारों पर ही है, क्योंकि लगाम मेरी उनके ही हाथ में है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोपाल दास व्यास जी की यह व्यंग प्रधान रचना, जो उन्होंने संभवतः अपनी पत्नी के ही विषय में लिखा है कि वे अच्छी तो बहुत हैं, लेकिन अब आगे आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वाचन स्वर पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।